एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ले आई हूँ मैं आपका फेवरेट मनवा का अगला पार्ट। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है चार्ली को दिखाते हुए जो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी हाउसकीपर को देख रहा होता है जिसका नाम ओल्गा होता है और जिसमें एरिका को बिठाया गया था, सुलाया गया था, वो ओल्गा का ही रूम था। ओल्गा चार्ली से पूछता है कि आखिर आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद उसकी नज़र उस लड़की के पर जाती है और वो कहती है कि आपने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर आके देख लूँ और आपको मेरी ज़रूरत है। चार्ली उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक परफेक्ट किस्म की लड़की को लेके आया जो कि एक जॉब के लिए परफेक्ट सूट रहेगी, तो प्लीज़ क्या आप इसकी मदद कर सकती हैं। ओल्गा उसको देखती है और कहती है कि मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं इस छोटी सी बच्ची को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। और ये कहते हुए उसका चेहरा भी पकड़ा हुआ होता है उसने। और उसी तरह कोल्ड वॉइस में कहती है कि मुझे लगता है कि ये आगे जाके आपकी लवर बनने वाली है, ऐसा है कि नहीं। जिस पर चार्ली उसे कहता है ऑफ कोर्स ऐसा ही होने वाला है। ओल्गा उसे कुछ किस्म के सर्वेंट वाले कपड़े देकर उसे कहती है कि जल्दी से जाओ और इसको चेंज करके आओ। एरिका बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है और अपने मन ही मन कहती है कि आखिर क्या हो रहा है। इसके बाद वो उन कपड़ों को चेंज करके आ जाती है। ओल्गा उसे अपना पीछा करने को कहती है। पीछे से वो चार्ली को दिखती है जो कि उसे बाय कर रहा होता है। वो ओल्गा के पीछे जाती है। ओल्गा उसे एक बहुत ही ज़्यादा खंडर जगह पर ले आती है और उसे कहती है कि आने के बाद तुम इस जगह पर काम करने वाली हो। वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी फील हो रही थी और कहती है कि ये जगह बिल्कुल ही डिफरेंट है मेरे उस जगह से जहाँ पर मैं रहती हूँ। ओल्गा उसे बताती है कि ये सियोल का कैसल है जिसे एम्पायर प्लेस भी कहा जाता है और उस दिन से वो वहीं पर काम करना शुरू कर देती है। वहाँ की हेड मिस एरिका को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर कर रही होती है, बिना किसी रीज़न के उसे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही होती है। उसे किसी नौकरों से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जीनी पड़ रही होती है। वो दिन भर काम कर रही होती है, उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता कि वो किसी भी वक्त आराम कर सके। हालांकि उसने इस तरह की चीज़ें पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। ये ज़िंदगी एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर ज़िंदगी होती जा रही थी। उसे छोटी छोटी चीज़ों पे वहाँ की हेडमिस उसे पनिश कर रही होती है, उसे मार पीट रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय माफ़ी मांगने के। उसे खाने के तौर पे भी एक बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा खाना दिया जाता था और सारी के सारी सर्वेंट उससे बात नहीं किया करती थी बल्कि उसे और भी ज़्यादा बुली किया करती थी। वो उस जगह पर बिल्कुल ही तन्हा हो गई थी। वो इस तरह सारी की सारी तकलीफ़ों को सहन करते हुए अपने मन ही मन कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि ये ऐसगौनी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ना रह सके और ये जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। मैं इस कोल्ड प्लेस से, इस दर्दनाक जगह से बाहर आना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हूँ, अपने घर वापस जाना चाहती हूँ जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं सुबह उठूँ और मुझे यूँ पता चले कि ये सारी की सारी ज़िंदगी जो कि मैं जी रही हूँ एक नाइटमेयर निकले। लेकिन हर बार जब भी मैं सुबह उठती तो वही ज़िंदगी, वही बहुत ही ज़्यादा क्रिंज ज़िंदगी दोबारा से शुरू हो जाती। अब मैं कभी भी उस जगह पर नहीं जा सकती थी। मैं अपनी प्यारी मुल्क, अपनी प्यारी कंट्री फ्लोरिका वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं उन वार्म हाथों को नहीं फील कर सकती थी जो कि मुझे हर वक्त प्यार मोहब्बत से छुआ करते थे। और वही सारी की सारी बातें एक विंडो के पास बैठी हुई एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक आवाज़ में कह रही होती है और उसी लहजे में रोते रोते वो कहती है कि ये सारी की सारी चीज़ें प्लीज़ वापस आ जाएं। इसके बाद अगला दिन आ जाता है। एरिका एक जगह पर खड़ी हुई कपड़े धो रही होती है और वो सारे के सारे कपड़े धोकर एक बकेट में जमा कर लेती है जहाँ पर कुछ मैट्स खड़ी हुई होती हैं जिनमें एक हेड मैट भी होती है। वो एरिका को उसके पास से जाते हुए देखती है और उस जगह पर अपना पाँव कर लेती है जिसमें आप पाँव में अड़कर वो सारे के सारे कपड़े उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं और वो खुद भी उन पर गिर जाती है और उसकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो कपड़े अब उसे दोबारा से धोने पड़ गए थे। और वो उन कपड़ों को धोते हुए उस पर्सन के बारे में सोच रही होती है जिसने उसकी सारी चीज़ें, उसकी सारी प्रीशियस चीज़ें उससे छीन ली होंगी। और उसे फिर वो वक्त भी याद आता है जब सारे के सारे लोग उसके लिए चेयर कर रहे थे। वो अपने मन ही मन कहती है कि वो अब इस वक्त एक हीरो की ज़िंदगी जी रहा होगा जबकि उसने मुझसे सारी चीज़ छीन ली हैं। आखिर वो इतनी ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी कैसे छीन सकता है जबकि मुझसे सारी की सारी चीज़ें छीन चुका है। वो
वो वापस से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती थी। और वो अपनी मदर को याद करते हुए कहती है कि मदर, मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ। और उसे उसकी मदर की एक इमेजिनेशन भी नज़र आ रही होती है। वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ और ये दर्द मेरे दिल तक पहुँच चुका है। आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए? वो सारे के सारे लोग, मेरी मदर, क्या मैं आखिर अब क्या करूं? और वो सारी की सारी चीज़ें याद करते हुए रो रही होती है और कपड़े भी धो रही होती है कि अचानक से उसके मुंह पर एक आग का पेपर गिरता है। क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी तो वो कहीं से उड़कर उसके पास आ गया था। वो उस पेपर को उठाती है। पीछे से एक पर्सन आता है और उसे उस पेपर को टच करने के लिए मना करता है। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसी गुस्से में उसे बार बार मना कर रहा होता है कि उसे मत छूना। एरिका उस पर्सन को देखते हुए कहती है कि मैंने इस पर्सन को आज से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। ये मुझे उन कहानियों को याद दिलाता है जो कि मेरी मदर मुझे बचपन में सुनाया करती थी। वो जल्दी से उस एरिका के पास आता है और उससे उस पेपर को वापस मांगने लगता है। एरिका घबराते हुए उससे माफ़ी मांगती है और उसे वो पेपर देने ही लगती है कि अचानक से उसकी नज़र उस पेपर पर जाती है और उस बुक के अंदर किसी तरह की पिक्चर्स थी जो कि उसकी मदर की याद दिला रही थी, जो कि वो अपनी मदर के साथ पढ़ रही होती है। वो पर्सन उसी तरह घबराते हुए उससे वो पेपर छीन लेता है। वो कहता है कि तुमने आखिर इस पेपर को क्यों पढ़ा? उसके अंदर एक किस्म की पोएम लिखी हुई थी और पोएम कुछ इस तरीके से थी। आसमान फिरोजी होता है जबकि परिंदा सफ़ेद होता है। एक पर्सन से उस बर्ड ने उसका ब्रेड छीन ली खाने के लिए और वो बर्ड उस ब्रेड को बहुत ही ज़्यादा जल्दी खा लेता है। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उस बर्ड ने उससे वो ब्रेड छीन ली थी। उसे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी पोएम लग रही थी और उस पोएम से उसे उसकी काफ़ी सारी मेमोरीज याद आ गई थी। लेकिन वो ये कहते कहते हंसना भी शुरू कर देती है और अपने मन ही मन कहती है, क्या मैं हंस गई? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह की चीज़ें सुनकर कभी हंस सकती हूँ। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस होता है और उसे देखकर बोलता है, क्या? एरिका उसे देखकर कुछ बोलती है हड़बड़ाहट में। वो पर्सन उसी तरह गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एरिका उसी तरह घबराते हुए उसे कहती है कि हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी नज़र बार बार उसके उस पेपर पर जाती है और पेपर से होते हुए ये नज़र आता है कि उसका हाथ भी इंजर्ड है। वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, क्या तुम एक सोल्जर हो? फिर उसे याद आता है ये एम्पायर प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे के सारे स्लेव्स को, सर्वेंट्स को रखा जाता है हाउस कीपिंग के तौर पे, जिनमें बहुत सारे सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं जो कि जंग पर जाते हैं एक्सर सोल्जर के तौर पर, जिनमें बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और बहुत सारे इतने छोटे होते हैं जो कि मुझसे भी ज़्यादा छोटे होते हैं और इसी हाल में वो करते करते बड़े हो जाते हैं। वो पर्सन उससे पूछता है, अगर हूँ तो क्या? वो अभी कुछ कहने ही वाली होती है। वो पर्सन जाते हुए कहता है कि हमारी बातचीत यहीं पर ख़त्म हो गई और वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एरिका उस पेपर के अंदर की पोएम को पढ़ना चाहती थी। वो पर्सन आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से उसको किसी के गिरने की आवाज़ आती है। वो पीछे पलटकर देखता है तो वो उसी जगह पर बेहोश हो गई थी। वो भागा हुआ एरिका के पास पहुंचता है और देखता है कि एरिका की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो एरिका को उठाता है और उसे एक जगह पर ले जाता है। वो वहाँ पर आग लगाता है और उसके अंदर कुछ आलू को सेकता है। एरिका उसे बहुत ही ज़्यादा खुश में कहती है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो उन आलू को खाती है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। वो पर्सन एरिका को देखते हुए इस तरह फील कर रहा होता है जैसे कि उसने किसी बिल्ली को एक मछली दे दी है और उसे देखकर एक बिल्ली खुश हो रही होती है। उसकी इस तरह की निगाहों को देखकर एरिका उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। वो पर्सन एरिका से पूछता है, क्या तुम्हें आलू पसंद है? एरिका कहती है कि हाँ मुझे पसंद है, लेकिन मुझे फ्लावर ज़्यादा पसंद हैं और पौधे भी। उसकी इस बात पर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एरिका उसे अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि वेल आलू तो एक प्लांट है, क्या नहीं है ऐसा? उसकी इस बात पर वो पर्सन मुस्कुरा देता है। उसे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लग रही थी। इसके बाद वो उसे और भी ज़्यादा आलू कह देता है
और जिस पर एरिका उसे थैंक यू करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्ली और हेडमेट एक साथ दिखाए जाते हैं और हमें इस जगह पर ये बात रिवील होती है कि एरिका के साथ इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा था वो सारा का सारा चार्ली करा रहा था। उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करना, उसे ट्रबल में डालना, उसे अजियत पहुंचाना, वो न जाने उसके साथ आखिर ऐसा क्या करना चाहता था। और वो हेडमेट के साथ एक तरह के अफेयर में भी मौजूद था, जिससे हेडमेट ऑटोमेटिक उससे जेलस होती और उसके साथ इतनी बुरी तरह रवैया इख्तियार करती। और इन सारी चीज़ों के पीछे चार्ली का ये प्लान था कि वो एरिका को इतना ज़्यादा पत्थर दिल, इतना ज़्यादा कठोर दिल कर देगा कि उसे किसी पर भी रहम ना आए और उसके ज़रिए वो इम्पीरियर को उसकी जगह से हटाएगा और उसे इतनी ज़्यादा बुरी हालत उसकी कर देगा जिसकी वजह से वो भीख मांगेगा। वो एरिका को एक तरह से तैयार कर रहा था किसी तरह के मिशन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि चार्ली उसके साथ ऐसा कौन सा अमल करने वाला है, उसे किस मिशन के लिए तैयार कर रहा है, उसके दिल में आके इतनी ज़्यादा नफरत सेल के लिए क्यों डाल रहा है? तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल रहेंगी अपने अगले पार्ट में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।